हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th के साइंस के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दी थी। उम्मीद है आपने उस सिलेबस को अच्छे से समझ लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आप आगे की पढ़ाई करने के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम यूनिट 1, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ये जो यूनिट है टोटली केमिस्ट्री की ही यूनिट है और आज हम जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का चैप्टर है और जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपने क्लास 9 तक जो भी केमिस्ट्री पढ़ी थी वो एक तरीके से जनरल साइंस थी। अब आपकी केमिस्ट्री एक्चुअल में यहां से स्टार्ट हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि जो भी आप आगे क्लासेस में केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे उन सब का जो बेस है वो यहीं से आपको जो है स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज आपको क्रैम नहीं करनी है, रटनी नहीं है, बस चीजों को अच्छे से समझते जाना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, ना कि ट्रिक्स के ऊपर। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं, इस चैप्टर को बस एक बार हमें पढ़ना होता है, बाकी फिर आगे वाले हर चैप्टर में हमें इस चैप्टर की प्रैक्टिस जो है ऑटोमेटिकली मिलती जाती है, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस और उनके एग्जांपल्स हैं, वो हमें आगे के चैप्टर्स में भी मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत टफ होने वाला है हमारा 10th का सिलेबस 9th के कंपैरिजन में, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं कहूँ तो 9th से ज्यादा आसान जो है वो 10th का सिलेबस है। 10th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, अगर आपने 9th में थोड़ी सी गड़बड़ी करी है, थोड़ी सी पढ़ाई कम करी होगी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठें, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाए इक्वेशन के थ्रू। लेकिन केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हम डेली लाइफ के कुछ फिनोमिनन, कुछ चेंजेस की बात करेंगे आपसे, जो कि आप पिछले कुछ छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। देखिए, जैसे कि बात करें, कुछ मैं चेंजेस यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इनको सोचें। आप सभी ने ये चीज देखी होगी, मेल्टिंग ऑफ आइस, evaporation of water, dissolution of sugar, ठीक है। ये कुछ चेंजेस मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा मैं कुछ नीचे और चेंजेस भी लिख रहा हूँ। रस्टिंग ऑफ, मैं सिर्फ उन्हीं चेंजेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो 100% आपने अपनी डेली लाइफ में अपने घर पर ही ऑब्जर्व किए होंगे। इनको जानने के लिए, समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कभी केमिस्ट्री लैब की विजिट आपने करी हो या ना करी हो। ये सारे एग्जांपल्स आपको अपने घर पर ही देखने के लिए मिल गए होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की चीजों में जंग लग जाना, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो सबने देखी होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। सबने देखा होगा फ्यूल का बर्न होना। फ्यूल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपने एलपीजी का बर्न होना देखा होगा, आपने कोल का बर्न होना देखा होगा। इनफैक्ट आपकी जो बाइक या कार होंगी उनमें जो पेट्रोल है वो भी बर्न होती है, तभी एनर्जी मिलती है जिससे आपकी कार चलती है, ठीक है कि नहीं। एक चीज और, चलिए इतने एग्जाम्पल से फिलहाल हम काम चला रहे हैं, ठीक है। आपको जो चीज समझानी है वो इनसे आराम से समझ में आ सकती है। अब जरा देखें, ये स्टार्टिंग के जो चेंजेस हैं, ये 3 चेंजेस, आप जरा गौर से देखें कि इनमें क्या खासियत है। मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस का पिघल जाना। अब आइस सब जानते हैं। आप एक काम करिए, फ्रीजर में से आप आइस निकाल के लाइए और उसको बाहर रूम में रख दीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मेल्ट होकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, है ना। ध्यान से आप देखें, बहुत कॉमन सी चीज है। आप सोच रहे हैं सर इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान दें, मैं अभी बताऊंगा क्या ध्यान देना है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, आप वाटर एक पैन में लेके आप गैस स्टोव पर रख दीजिए, गैस को ऑन कर दीजिए और देखेंगे आप कि धीरे धीरे उसमें से वेपर्स निकल रही हैं, वो पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवेपोरेट होता जा रहा है। तो उस चेंज को भी आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे तो धीरे धीरे पूरा पानी वहां से गायब हो जाएगा। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, किसमें, वाटर में। पूरा नहीं लिखा है, पूरा लिख भी सकते हैं यहाँ पर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, पानी में
शुगर का घुल जाना। गर्मियां आ गई हैं, अब आप लोग बहुत सारी जो है ड्रिंक्स जो है बना बना के पियेंगे, जैसे कि उनमें से एक हमारी जो देशी टाइप की कह सकते हो कोल्ड ड्रिंक है, जो घर पे हम अक्सर बनाते हैं, शरबत या शिकंजी। आप उसमें क्या करते हैं, पहले वाटर में आप शुगर को डिसॉल्व करते हैं, बाद में उसमें और भी चीजें मिलाते हैं। हालांकि हमें शिकंजी नहीं बनानी है, हमें तो सिर्फ ये चीज देखना है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। यानी कि पहले आपने जो शुगर देखी वो सॉलिड थी और हमने उसको वाटर में डाल दिया, स्टिर किया, अब वो उसमें गायब हो गई, दिखाई नहीं पड़ रही है, इसी को कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। इन तीनों चेंजेस में एक चीज कॉमन है, क्या कि इन तीनों में ही कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, देखिए आइस जब थी तब भी वो वाटर ही था, केमिकली अगर हम देखें तो वाटर था, जिसका फॉर्मूला H2O होता है, बस उसकी फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड थी, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर अगर उसको हीट मिल गई थोड़ी सी तो वो आइस से कन्वर्ट होकर क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया, लेकिन रहा तो वो तब भी वाटर ही, ऐसा थोड़ी ना वो अल्कोहल बन गया होगा या वो एसिड बन गया होगा, वो तब भी वाटर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नया सब्सटेंस इस चेंज में नहीं बन रहा है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड चेंज, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। देखिए वाटर जो था वो पहले आपके पास लिक्विड फॉर्म में था, हमने उसको हीट दी, अब वो गैसियस फॉर्म में चला गया, वेपर बन गया, लेकिन रहा तो वो वाटर ही है ना, वो कोई नई चीज तो बन नहीं गई, तो इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, हमने शुगर ली जो कि पहले सॉलिड थी, वाटर में डाल के स्टर कर दिया, अब वो उसमें डिसॉल्व हो गई, यानी अब वो भी लिक्विड फॉर्म में आ गई, उसके पार्टिकल्स पूरी तरीके से वाटर पार्टिकल्स के साथ मिंगल हो गए, लेकिन रही तो वो तब भी शुगर। ये थोड़ी ना कि हमने सॉल्ट डाली, सॉरी शुगर डाली, उसमें सॉल्ट का टेस्ट आ जाएगा, ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल नहीं होगा। इन तीनों चेंजेस में किसी भी टाइप का नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। इस टाइप के जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस को हम बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका बेस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, फिजिकल चेंजेस कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। मैं भी इसको इरेज करके फिजिकल और केमिकल, अभी आगे केमिकल चेंज बताऊंगा, दोनों की डेफिनेशन साथ साथ लिखवा दूंगा। अब जरा इन वाले चेंजेस की और बात कर लीजिए। ये जो चेंजेस हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे क्या हो जाना, जंग लग जाना, इनमें क्या होता है, इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, शायद आपको अभी ना पता हो, देखो आयरन तो एक क्या है, एलिमेंट है। आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट आप लाते हो वो एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस हालांकि दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको पिछली 9th क्लास में भी बताया था, एलिमेंट भी प्योर होते हैं और कंपाउंड भी प्योर होते हैं। तो फिलहाल जब आप आयरन का कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो वो एक एलिमेंट है, ठीक है, और जब उसकी रिएक्शन या जब उसका कॉन्टेक्ट वाटर वेपर और यानी कि आप कह सकते हो मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से हो जाता है, तब उसके अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और उस प्रोसेस की वजह से ये जो आयरन है अब एक दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है जिसका नाम होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसके नहीं जा रहा हूं, प्रॉपर इसका क्या नाम है, फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये आयरन का क्या बन गया, ऑक्साइड। तो पहले हमारे पास क्या था, आयरन था, और रस्टिंग के बाद क्या बन गया, वो आयरन ऑक्साइड बन गया। समझ आ रही बात? इसका मतलब इसमें नया सब्सटेंस बन गया। पिछले वाले चेंजेस में क्या था, न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा था। देखो मेल्टिंग ऑफ आइस था ना, सॉलिड से लिक्विड बन गया था, आप चाहो तो दोबारा जब फ्रीजर में रखा वो दोबारा से आइस बन जाएगी ना। रिवर्स करना बहुत आसान होता है ऐसे चेंजेस को। वाटर इवेपोरेट हुआ यानी कि लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चला गया, उस वेपर को दोबारा ठंडा कर लो, फिर से वो क्या बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं शुगर का, जो शुगर का सोल्यूशन बना उसको आप गैस पे रख दीजिए, गर्म करिए, वाटर जो था इवेपोरेट होकर निकल जाएगा, शुगर बच जाएगा। लेकिन इस टाइप के चेंजेस को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इन चेंजेस को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर लोहे में जंग लग गई, उससे आप दोबारा से वो नया लोहा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब वो केमिकली चेंज हो चुका है, आयरन से आयरन ऑक्साइड बना चुका है वो। इस चीज पर ध्यान दें। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स इस समय यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका एक
स्टार्टिंग का चैप्टर है, बेसिक चैप्टर। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा जो आगे आने वाले चैप्टर्स में फिर आप यूज करेंगे और मैं भी यूज करूंगा। मैं बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स का यहाँ पर यूज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारी बातें आपके समझ में आए। क्लियर है? देखिए, इसके अलावा बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब देखिए, फ्यूल तो कई सारी फॉर्म में हो सकता है। एलपीजी की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, आपका कोल की फॉर्म में भी हो सकता है, वुड की फॉर्म में भी हो सकता है, कैरोसिन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो कोई भी एक फॉर्म यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो मैं एलपीजी का एग्जांपल ले ले रहा हूं, जिसका फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन शायद इसका कॉम्पोजिशन आपको ना पता हो, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। फिलहाल मैं ये बता दूं कि एलपीजी गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ये एलपीजी गैस का मेन कंपोनेंट होता है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ गैसेस, आइसोप्रोपेन वगैरह, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मिली रहती है। और स्मेल जो आती है एलपीजी गैस के अंदर, वो स्मेल इस गैस की नहीं होती है। वो स्मेल के लिए अलग से सब्सटेंस मिलाया जाता है, इसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, क्या नाम होता है, इथाइल मरकैप्टन। उसी की वो यूनिक सी स्मेल आती है ताकि हमें लीकेज का पता चल जाए। चलिए, फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि एलपीजी के बर्न होने का जो प्रोसेस है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो आप ध्यान से समझें, किसी भी चीज को जब बर्न करा जाता है तो बर्न करने का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। उसका कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन चल रही है। मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था अभी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कि उसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक्चुअल में मुझे केमिकल रिएक्शन को ही डिफाइन करना है यहाँ से। तो अब ये समझ लीजिए कि जब किसी सब्सटेंस को बर्न करा जाता है, किसी फ्यूल को बर्न करा जाता है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा होता है। और जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो एक नया सब्सटेंस बनाएगा। जैसे अगर मैं एलपीजी की बात करूं, ब्यूटेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। जब आप इसको बर्न कर दोगे तो इसमें से आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो CO2 मिलेगी और दूसरा क्या मिलेगा, वाटर वेपर। अब आप इनसे वापस ये नहीं बना पाएंगे कभी। इसका मतलब क्या हुआ, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में भी क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो जिन चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं, ठीक है, केमिकल चेंजेस के द्वारा, केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। यानी कि जो नीचे वाले हमारे ये दो चेंजेस लिखे हुए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। ऐसी प्रोसेसेस, ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, हम इजीली उनको रिवर्स भी कर सकते हैं, वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे कि ऊपर के दो तीन एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि केमिकल चेंजेस में जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि वापस फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस बनाना इम्पॉसिबल होता है या बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी बन भी जाता है। आप ये कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है कि नए सब्सटेंस से दोबारा से हम उसी सब्सटेंस को बना लें। ये केमिकल चेंजेस होते हैं। आमतौर पर इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे केमिकल चेंजेस ऐसे भी हैं जो रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। इसके बाद मैं नोट करा दूंगा आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की डेफिनेशन, जिसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे विद एग्जांपल्स। एग्जांपल तो यही मिल जाएंगे आपको, और भी आप सोचिए कुछ एग्जांपल, आपकी माइंड की भी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए ठीक है, अब अपनी कॉपी पे आप एक हेडिंग डाल देंगे फिजिकल चेंजेस, और मैं उसको यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, फटाफट आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस क्या है, सच प्रोसेसेस in which no new chemical substance, no new chemical substance is formed are called फिजिकल चेंजेस। ठीक है, ऐसी प्रोसेसेस जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है वो कहलाते हैं फिजिकल चेंजेस,
आमतौर पर ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, छोटे क्लासेस का टॉपिक है, 6, 7, 8 में आप कई बार इनको पढ़ चुके हैं। क्योंकि चैप्टर ऐसा था जिसका मुझे बेस एक भूमिका बनानी थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट किया है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने अभी क्या क्या लिखा था, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ETC। बाकी एग्जांपल्स आप एक दो अपने आप लिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं केमिकल चेंजेस की। देखिए चीजें जो है आपको अच्छे से समझानी है, बेसिक चैप्टर है और लेक्चर में भी स्टार्टिंग का ही है, सारी टर्मिनोलॉजी आपके पास पहुंच जाए, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसलिए स्टार्टिंग के लेक्चर्स थोड़े से स्लो हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस पूरे चैप्टर में टॉपिक्स काफी कम कवर हो पाए, तो उस पर आपको फिलहाल ध्यान नहीं देना है। टॉपिक चाहे भले एक टॉपिक कवर हो पाए एक वीडियो में, लेकिन वो टॉपिक यहाँ आपके बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग के जब आपके अंदर कॉन्सेप्ट चले जाएंगे, बेसिक चीजें आपके अंदर चली जाएंगी, आप उनको सीख जाएंगे, फिर मैं लेक्चर्स की स्पीड बढ़ा दूंगा और उनको आसानी से आप अब कैच कर पाएंगे और मेरे साथ चल पाएंगे। अगर मैं अभी से ज्यादा स्पीड लगा दूंगा तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को परेशानी, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 9th का जो बेस है वो काफी अच्छा होगा, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 9th में किसी कारण से उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, तो हो सकता है उनका बेस कमजोर हो। तो मैं यहाँ पर दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के साथ जो है जस्टिस कर रहा हूँ, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक, तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? सच प्रोसेसेस in which original substances lose their identity and new chemical substances are formed. And new chemical substances are formed. ठीक, are called केमिकल चेंजेस। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई केमिकल चेंज की। अब एक लाइन जो मैं आगे लिख रहा हूं बहुत ध्यान से आप देख लें उसको, द प्रोसेस which takes place during a chemical change is called केमिकल रिएक्शन। ये आप जरा लाइन ध्यान से देखें, इस डेफिनेशन को ही समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक उठाया था। एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मुझे जगह खत्म हो गई है, आप इसका एग्जांपल यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया था? बर्निंग ऑफ फ्यूल बताया था, किसी भी चीज का बर्न होना, कुकिंग ऑफ फूड भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख पाया था मैं? रस्टिंग आप लिख सकते हैं। देखिए, तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने अभी रस्टिंग की बात बताई, मैं आयरन का ऑब्जेक्ट लेके आया, वो मॉइस्चर के और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और कुछ समय के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन के ऑक्साइड में। तो ये जो चेंज हुआ, आयरन से आयरन ऑक्साइड बनने में कोई प्रोसेस तो हुई होगी ना उसके अंदर। वो जो प्रोसेस चली, जिस प्रोसेस का जो रिजल्ट हमें दिखाई पड़ा, वो क्या दिखाई पड़ा? कि लोहे पे जंग लग गया साहब, यानी कि आयरन से आयरन का ऑक्साइड बन गया। ये तो चेंज हुआ। इनिशियल पॉइंट देखा, इनिशियल कंडीशन क्या थी? आयरन था। लास्ट कंडीशन क्या थी फाइनल? कि भाई वो तो रस्ट बन गया, उसके ऊपर जंग लग गया, वो ब्राउनिश लेयर जम गई उसके ऊपर। तो यहां से वहां तक पहुंचने में जो प्रोसेस चली बीच में,
ठीक है, जो प्रोसेस चली उस प्रोसेस का ही क्या नाम होता है, केमिकल रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस के दौरान जो भी प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस का ही नाम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि हमारा चैप्टर का क्या है, नेम है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर का नेम अभी मैंने आपको समझाया कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। इक्वेशन के ऊपर भी आएंगे लेकिन कुछ टाइम बाद, इससे पहले हम कुछ और चीजें इसमें सीख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिया, चलिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं केमिकल चेंजेस के, अगर आप सोचें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और आपके आसपास ही मिल जाएंगे और इवन आपके अंदर भी मिल जाएंगे। जैसे आप रेस्पिरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन भी तो एक केमिकल चेंज है। आप जो फूड ऑब्टेन करते हैं एक्चुअल में क्या होता है, वो एट लास्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो आप ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन आपकी बॉडी में लेते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ उस ग्लूकोज का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और उससे मिलती है आपको एनर्जी, जिससे आप सारे काम कर पाते हैं। तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये भी एक केमिकल चेंज है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। आपका जो डाइजेशन हो रहा है, ये भी एक केमिकल चेंज है। कैंडल जला रहे हैं आप, ठीक है, वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक, तो और एक चीज मैंने आपको बताई दी है कि केमिकल चेंज के दौरान जो प्रोसेस चल रही होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात और सुने आप। मान लीजिए मैं एक केमिकल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आयरन और प्लस, यहाँ पर मैंने लिख दिया मॉइस्चर, मैं भी कोई भी टेक्निकल वर्ड का यूज ही नहीं कर रहा, और क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। और इससे क्या बना मेरा, आयरन का ऑक्साइड। अभी कौन सा ऑक्साइड, आयरन के कई सारे ऑक्साइड होते हैं, ये कौन सा ऑक्साइड बनता है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको फिलहाल मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, रस्ट। अब आप ध्यान से देखें, ये एक जो फॉर्मेट है, ठीक है, इसी से हम आगे चल के इसको थोड़ा और एडवांस बनाएंगे और ये बन जाएगा आगे चल के केमिकल इक्वेशन, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल हम इसमें कुछ चीजें बता रहे हैं आपको। देखिए, ये जो एरो लगा हुआ है, ये एरो ये बात बता रहा है कि आयरन, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें आपस में मिली, कंबाइन हुई और इनमें एक प्रोसेस चली, जिस प्रोसेस का क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन। यानी दिस एरो इंडिकेट्स केमिकल रिएक्शन, कि इन तीनों चीजों के बीच केमिकल रिएक्शन हुई और उसके रिजल्ट के तौर पे क्या बना, आयरन ऑक्साइड बना, जिसका नाम क्या है, रस्ट। अब जरा ध्यान से देखें कि जिन चीजों के बीच केमिकल रिएक्शन होती है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यानी इस प्रोसेस में जो रस्टिंग की प्रोसेस है, इसमें कितने रिएक्टेंट्स है, तीन। कौन कौन से, आयरन, मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर यानी कि H2O, बाद में लिखूंगा रिएक्शन पूरी, और ऑक्सीजन। ये तीन तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स। तो इन तीन रिएक्टेंट्स के बीच में प्रोसेस चली, केमिकल रिएक्शन चली, और जो बना, जो नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ, जो फॉर्म हुआ, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो समझ में आई बात। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स से क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स। इनिशियली हमारे पास जो चीजें होती हैं वो रिएक्टेंट कहलाती हैं, उनमें रिएक्शन चलती है और रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बन जाता है उसको क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब एक चीज जरा ध्यान से समझिए आप। देखो, वैसे तो क्या है, ये तो एक नॉर्मल इक्वेशन आप इसको कह सकते हो, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस हमें आगे नहीं पढ़नी है, हमें तो इनके सिंबल्स और इनके फॉर्मूला के बेसिस पे चीजों को आगे पढ़ना है। एक और रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिएगा मुझे कोल बर्न करना है। कोल, तो बर्न करने का मतलब क्या है कि मैं उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराऊंगा और इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप खुद बताइए इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है। ये देखिए, कोल और ऑक्सीजन। इनिशियली मेरे पास क्या था, कोल था और ऑक्सीजन था, तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं थोड़ी देर के लिए इनका एक सिंबल या फॉर्मूला भी लिख ले रहा हूँ। हालांकि अभी आपको नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो बहुत सिंपल है, आता होगा।
कोल क्या है, कार्बन की फॉर्म होती है, उसको हम सिर्फ कार्बन सी लिख देते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, O2 है। और आप इधर देखें तो इसमें बन जाएगा क्या, CO2। अब आप गौर से ये देखें, क्या प्रोडक्ट की साइड कोई न्यू एटम है जो रिएक्टेंट साइड ना हो। देखिए रिएक्टेंट साइड पर कार्बन है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसमें 2 एटम ऑक्सीजन के मौजूद हैं। राइट हैंड साइड पे देखिए है तो ये केमिकल चेंज, मैंने कहा था केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बन रहा है, यहाँ पर कोल था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर CO2 बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो नया सब्सटेंस है। वो ना तो कोल है ना वो ऑक्सीजन है, वो तो CO2 है, गैस है। तो नया सब्सटेंस तो बना। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नया एटम यहाँ पर बन गया हो जो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड ना हो? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि केमिकल चेंजेस के दौरान या केमिकल रिएक्शंस के दौरान एक एलिमेंट के एटम्स कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स में कन्वर्ट नहीं होते। एटम्स वही रहते हैं, एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। सिर्फ क्या होता है, उनका अरेंजमेंट बदल जाता है। अरेंजमेंट कैसे बदलता है, बॉन्ड्स के ब्रेक होने से। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं ये सब आप आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसको समझने के लिए आप ये देखें कि इनका अरेंजमेंट बदल रहा है। देखो यहाँ पर कार्बन अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला था, लेकिन अब क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बन गया, एक बॉन्ड बन गया, एक केमिकल बॉन्ड। और उस केमिकल बॉन्ड की वजह से ये दोनों जुड़ गए और एक नया सब्सटेंस बन गया। लेकिन कोई नए सब्सटेंस का एटम यहाँ पर नहीं आया। ये नहीं कार्बन का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो जाए या ऑक्सीजन किसी और के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी आप एक चीज अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि केमिकल रिएक्शंस आर ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट है। यानी रिएक्टेंट्स जब थे तब वही एटम्स किसी और तरीके से अरेंज थे, ठीक है। और जब उनके बीच केमिकल रिएक्शन हो गई, वो प्रोडक्ट बन गए, तब उनका अरेंजमेंट पुराने वाले अरेंजमेंट से चेंज हो गया होगा। कैसे, जो पुराने वाले केमिकल बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए होंगे और नए टाइप के केमिकल बॉन्ड्स वहां पर फॉर्म हो गए होंगे। ये सब चीजें अभी हम लोग और आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है कि नहीं। मेन चीज क्या पता चली मुझे यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में कभी चेंज नहीं होते। सिर्फ क्या होता है, उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक होकर न्यू केमिकल बॉन्ड्स को वहां पर फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और केमिकल रिएक्शंस की जो थोड़ी सी कॉमन है, ठीक है, और हो सकता है आपको कुछ नई भी इसमें रिएक्शंस मिल जाए। नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए। Examples of chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। पहला एग्जांपल, और ये जो एग्जांपल है मैंने आपको बताया था कि मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा, तो ये जो एग्जांपल है ये एक्चुअल में आपके प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है, ये आपको लैब में करना भी है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब हमें ये बात पता है, हमें इसको ऑब्जर्व करना है। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल चीज है, बट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा थियोरेटिकली बता रहा हूँ। देखिए मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन आपकी लैब में एक कह सकते हो सब्सटेंस होता है। क्योंकि मैग्नीशियम है तो एक एलिमेंट है, और ये किस फॉर्म में आता है, रिबन की फॉर्म में आता है। अब ये रिबन ऐसा मत समझिएगा एक लंबा सा रिबन रखा हुआ है जैसे कपड़े का रिबन होता है, ऐसा नहीं। इनमें छोटे छोटे इस तरीके के पीसेज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से चिप्स जैसे छोटे छोटे पीसेज होते हैं। जैसे किसी चीज की छीलन टाइप की होती है ना, इस टाइप के पीसेज होते हैं।
आप लैब में जाएंगे तो आपको मिलेगा। हो सकता है बहुत से लोगों ने देखा भी हो, 9th में भी कर लिया हो। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको आपको बर्न करना होगा। तो बर्न करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, चेंजेस दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या चेंज आएंगे। तो आपकी लैब में, ठीक है, इसको बर्न कराने के लिए आपके पास एक इस तरीके का इक्विपमेंट होता है जिसको बंसन बर्नर कहते हैं। और ये नहीं होगा तो हो सकता है आपके यहाँ स्प्रिट लैंप्स हो, तो जो भी चीज हो उसमें आप, ठीक है, पहले उसको जलाएंगे, फ्लेम निकल रही है इसके अंदर से, और फिर हम क्या करेंगे, एक टॉन्ग की सहायता से वो मैग्नीशियम रिबन जो है यहाँ पर पुट करेंगे। ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, एक टोंग की सहायता से हमने इसको पकड़ के इसके ऊपर रख देना है फ्लेम के ऊपर। थोड़ी ही देर बाद, थोड़ा सा टाइम लेता है बर्न होने में, तुरंत बर्न नहीं होता। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि इसको बर्न करने से पहले थोड़ा सा सैंड पेपर पे इसको घिस लिया जाता है। सैंड पेपर को इसके ऊपर रब करते हैं, इसको सैंड पेपर के ऊपर रब करते हैं, एक ही बात है। इससे क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप इस फ्लेम के ऊपर लाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से एक काफी डेजलिंग फ्लेम निकल रही है। डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम का मतलब एक बहुत ज्यादा ब्राइट फ्लेम, यानी एक ऐसी फ्लेम जिसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा चमकीली वो लाइट होगी, व्हाइट कलर की। और इतनी ज्यादा वो डेजलिंग, इतनी ज्यादा ब्राइटनेस होती है उसके अंदर कि आप जब उसको देखते हैं अपनी नेकेड आइज से, और उसके बाद जब आप कुछ और देखते हैं, बाहर नॉर्मल चीजें देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा लगता है, आपको चीजें सही से दिखाई नहीं पड़ती। कारण इसका ये होता है कि इतनी ज्यादा ब्राइटनेस की लाइट जब हमारी आइज में एंटर होती है तो हमारा आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आइरिस जो है अपने साइज को बहुत छोटा कर लेता है ताकि बहुत ज्यादा लाइट एंटर ना हो पाए। और जब हम बाहर कहीं और देखते हैं इसके अलावा, तो हमें कम लाइट की, कम ब्राइटनेस की लाइट हमारी आइज में आ रही होती है, तो उसके हिसाब से वो जो आइरिस है उतनी जल्दी एडजस्ट हो नहीं पाता है। ठीक है कि नहीं? तो नेकेड आइज से ज्यादा कंटिन्यूअसली इसको हमें नहीं देखना चाहिए। तो ये जो केमिकल चेंज है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास मैग्नीशियम का क्या था, रिबन था, मैग्नीशियम रिबन। अब रिबन ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, मैग्नीशियम तो है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हमने इसको बर्न किया। बर्न करने का मतलब क्या बताया हमने, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देना। इसका मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया और इससे हमें क्या मिला, एक व्हाइट कलर का पाउडर। जब आप इसको बर्न करेंगे डेजलिंग लाइट तो निकलेगी, साथ ही साथ जो मैग्नीशियम रिबन एक चिप्स की तरह, एक हार्ड चीज की तरह आपको लग रहा था, अब वो एक व्हाइट पाउडर बन चुका होगा, यानी राख की तरह बन चुका होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पर, उसका नाम होगा व्हाइट पाउडर का मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एक सॉलिड था मेटेलिक, ये ऑक्सीजन एक गैस थी। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया, एक राख की तरह, एक पाउडर नुमा सब्सटेंस तैयार हो गया। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें, अब आप खुद बताएं कि इसमें रिएक्टेंट्स कौन से और प्रोडक्ट कौन से हैं। तो ठीक है, आप आराम से बता पा रहे होंगे कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स का काम कर रहे हैं, जबकि मैग्नीशियम इस रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है कि नहीं? चलिए, दूसरी चीज, अगर मैं इसको नॉर्मली सिंबॉलिक फॉर्म में लिख भी दूं, हालांकि अभी आपको ये ना भी समझ में आए तब भी परेशान नहीं होना है, मैं सिर्फ जस्ट लिख रहा हूं समझाने के लिए। मैग्नीशियम इधर ऑक्सीजन और ये ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Mg। ठीक है, अब आप देखें कि जो एलिमेंट्स के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पर यानी रिएक्टेंट्स की साइड में थे, वही एलिमेंट आपके राइट हैंड साइड में भी है। मतलब कोई भी नया एलिमेंट या नए टाइप का आइटम यहाँ पर नहीं बना है, सिर्फ क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग थे, ठीक है, अब इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो गई है और ये दोनों अब एक साथ जुड़ गए हैं, तो ये अरेंजमेंट बदल गया, इसी वजह से ये नया सब्सटेंस यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप केमिकल रिएक्शन का जो मैंने एग्जांपल लिया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये आपको लैब में करके भी देखना है। ठीक है, इसके आगे भी एक्सपेरिमेंट कराते हैं हम इसी का। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है,
अभी सेकंड चैप्टर में जब पहुंचेंगे तब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके फिर उसका पीएच वगैरह चेक करेंगे, तो फिर देखते हैं कि उसका जो नेचर है बेसिक हो जाता है। वो आगे की बातें हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब यही साथ साथ आप एक चीज और देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर पे रब क्यों करा जाता है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखें, मैं इसको यही साइड में बता दे रहा हूं, या चलिए मैं इसको इरेज ही कर दे रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक मैग्नीशियम का कोई टुकड़ा है। ठीक, मैग्नीशियम, ये मेरे पास मैग्नीशियम का कोई टुकड़ा, कोई पीस है। अब ये हमारे ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैग्नीशियम है हमारा, वो अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, जो कि काफी रिएक्टिव होते हैं। तो इसकी जो रिएक्शन है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेयर में हमारे O2 प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, उसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन होता रहता है। देखिए बर्न नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो चीज बर्न हो जाएगी। दो बातें हैं अलग अलग। बर्निंग का मतलब हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्ट करना ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब हमेशा बर्निंग नहीं होता, सिंपली हम उसको ऑक्सीडेशन कह देते हैं। तो मैग्नीशियम चूंकि रिएक्टिव मेटल है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, ये अपने ऊपर क्या बना लेगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी, किस चीज की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब आप इसको बर्न करने की कोशिश करेंगे तो फ्लेम का कांटेक्ट मैग्नीशियम से नहीं होगा, पहले किससे होगा, ऊपर वाली लेयर से, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, जो कि प्रोटेक्टिव है, वो जलने में बहुत टाइम लेगी। लेकिन अगर आप इसको सैंड पेपर पर रब कर लेते हैं तो ये ऊपर की जो लेयर है ये छूट जाती है और अंदर से क्या निकल कर आ जाता है, फ्रेश मैग्नीशियम, और यहाँ से आप इसको आराम से बर्न कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है और चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, हमसे पूछा जाता है कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी रब विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। तो हम क्या कहेंगे कि वी शुड रब द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर टू रिमूव द protective layer of magnesium oxide which is formed due to the oxidation of magnesium with atmospheric oxygen। ठीक है, इस तरीके से आप उसको लैंग्वेज को थोड़ा सा कन्वर्ट करके और इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन टॉपिक्स बहुत ज्यादा अभी कवर नहीं हो रहे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी स्पीड इसलिए कम रख रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार इस टाइप की चीजें पढ़ रहे हैं। 9 से फर्स्ट जो चैप्टर आपका 10th का है वो यही मैंने लिया है। यहाँ पर अगर मैं स्पीड लगा दूंगा तो हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगे। मैं दोनों टाइप के बच्चों के हिसाब से सोच के चल रहा हूँ। जो वीक स्टूडेंट है, जो किसी वजह से नाइट में अच्छे से नहीं पढ़ पाए, उनके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। जैसे जैसे अभी चीजें सीखते रहेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ फिर मैं धीरे धीरे आपकी यहाँ लेक्चर्स की स्पीड भी बढ़ाता रहूंगा। तब तक आपका काम क्या है, अगर आपका बुक्स हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो मैं साथ साथ चीजों को लिखा भी रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और वीडियो को सुन के और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनके नोट्स बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इसके आगे का वीडियो, ठीक है, आपको कल मिलेगा। और उस वीडियो में क्या रहेगा, फिलहाल तो अभी हमने केमिकल रिएक्शन का एक ही एग्जांपल देखा, हम कुछ और एग्जांपल भी कल देखेंगे और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।